नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 6 का यूनिट नंबर 2 करेंगे आज आदिकाल की पृष्ठभूमि। तो बिना देरी के हम ये वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रस्तावना के बारे में। आदिकाल के साहित्य को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि को समझें। वस्तुतः आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का एक कालखंड है। इस खंड की इकाई संख्या 1 में आपने पढ़ा कि हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम काल को आधुनिक काल नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो पुरानी हिंदी की कविता और जो कहानियाँ थी, इनको अच्छी तरह से समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि उस समय का जो माहौल था वो कैसा था और वो किस बैकग्राउंड में लिखी जा रही थी। सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत का ये जो पूरा समय था, उसी एक हिस्से को हम आदिकाल कहते हैं। इसे हम अपनी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि हिंदी के इतिहास का जो सबसे पहला समय है उसी को आदिकाल नाम दिया गया है। इस काल के लिए कई नाम सुझाए गए, यथा चारण काल, प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल तथा आदिकाल। नामकरण और विभाजन के संदर्भ में इस विषय पर इकाई संख्या 1 में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। तो ये जो शुरुआत का समय था हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसे हम आदिकाल नाम से जानते हैं, इसके लिए कई विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग नामों का सुझाव दिया था। जैसे कि किसी ने इसके लिए चारण काल नाम दिया, प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, संधि और चारण काल, सिद्ध सामंत काल और एक आदिकाल नाम, ये सब विद्वानों ने सुझाए। इन अलग अलग नामों को और आदिकाल के समय को, इन सभी को हमने यूनिट 1 में बहुत विस्तार से समझने का काम किया था। यहाँ इतना समझना आवश्यक होगा कि काल की दृष्टि से प्रथम काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा और प्रवृत्ति के आधार पर इसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी। तो यहाँ पर जानना क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए कि ये जो समय था जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम दिया और इसी समय हमें कई सारी वीर गाथात्मक रचनाएं देखने को मिली थी। तो उनकी वजह से उन्हें आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम भी देने का काम किया। परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवृत्ति के आधार पर भी इस काल के लिए आदिकाल नाम ही वो प्रस्तावित करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, उन्होंने ये माना कि इस समय को अगर हम देखें तो इस समय में जो रचनाएं हो रही थी उसके लिए आदिकाल नाम वही सबसे ज़्यादा सही बैठेगा। यही नाम विद्वानों के बीच लोकप्रिय हुआ और सभी विद्वानों ने क्या किया, इस आदिकाल नाम को स्वीकृति दी। ये नाम यदि प्रथम काल के लिए लोकप्रिय हुआ तो उसका कारण यह था कि आदिकाल जैसे नाम में एक प्रकार का खुलापन है। इसमें तत्कालीन साहित्य की चेतना के विविध रूपों का संयोजन हो सकता है। अब ये जो नाम था, इस पहले समय के लिए ये नाम इसलिए इतना मशहूर हो गया क्योंकि आदिकाल शब्द में एक तरह की हमें आज़ादी महसूस होती है। इस आज़ादी की वजह से इस पुराने समय में लिखी गई जो अलग अलग तरह की सभी रचनाएं थी, उन सबको इस नाम के अंदर आसानी से समेटा जा सकता है। आदि कहने से भाषा और संवेदना की आदिम अवस्था का बोध होता है। तो जब हम आदि शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की बिल्कुल शुरुआत, यानी कि उस समय हमारी भाषा और लोगों की जो सोच थी वो अपने सबसे शुरुआती रूप में कैसी थी, हमें इस बात का पता इस आदि शब्द से चलता है। यूँ तो हिंदी भाषा का प्रारंभ 7वीं शती से ही माना जाता रहा है। तो यहाँ बताया कि वैसे अगर हम हिंदी भाषा की शुरुआत देखें तो वो हमें 7वीं सेंचुरी से देखने को मिलती है, परंतु मुख्य रूप से हिंदी भाषा का विकास वो 10वीं सदी से आरंभ होता है। लेकिन अगर असलियत देखें तो हिंदी भाषा की जो शुरुआत है वो 10वीं शताब्दी से मानी जाती है। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य जो साहित्य हिंदी प्रदेशों में उपलब्ध होता है वही हमारे आदिकालीन साहित्य का आधार ग्रंथ है। आदिकालीन साहित्य की सृजनात्मकता का संबंध 10वीं सदी के पूर्व के साहित्य से भी है।
और 14वीं सदी के बाद के साहित्य से भी है। तो यहाँ ये बताया कि 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच हिंदी बोलने वाले इलाकों में जो भी रचनाएं लिखी जा रही थी, वही रचनाएं जो है वो हमारे आदिकाल की मुख्य रचनाएं मानी जाती है। इस आदिकाल में जो भी नया और अच्छा लिखा गया था, उसका जो कनेक्शन था वो 10वीं शताब्दी से पहले जो लिखा जा रहा साहित्य था उससे जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। और 14वीं शताब्दी के बाद जो साहित्य लिखा गया उससे भी हमारा आदिकाल का साहित्य जो है वो जुड़ा हुआ दिखाई देता है। साहित्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी खास बिंदु पर भाषा और रचनात्मक संवेदना ठहर जाती है और उसके बाद वह दूसरा रुख अख्तियार जो है वो करती है। तो यहाँ ये बताया गया कि ये जो लिखने पढ़ने का इतिहास होता है या कहीं ये जो साहित्य का इतिहास होता है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक तारीख या फिर एक जगह पर जो आकर जो है भाषा या लोगों की सोच अचानक से रुक जाए और अगले ही दिन से वो जो है बिल्कुल नया रूप धारण कर ले। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो बदलाव होता है ये हमें धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है। साहित्य की श्रृंखला में जो है अटूट संबंध होता है, यानी कि साहित्य की जो कड़ियाँ होती है ये आपस में एक चैन की तरह मजबूती से जुड़ी होती है, जिन्हें अलग जो है नहीं किया जा सकता। उनका आपसी संबंध बहुत ही सघन होता है। तो जो पुरानी बातें होती हैं और नई बातें होती हैं, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है वो बहुत गहरा होता है। भाषा और संवेदना के आरंभिक परिवर्तन का बड़ा ही क्षीण सूत्र आरंभ में मिलता है। तो शुरुआत में क्या होता है, भाषा और लोगों की सोच, इनमें जो बदलाव आते हैं इनके संकेत बहुत ही हल्के और बारीक जो है हमें जो है दिखाई देते हैं, जिन्हें हमें ढूंढना पड़ता है या बहुत ही गहराई से देखना पड़ता है। इसीलिए आदिकाल के हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से अलग करने के लिए हमें साहित्य के अटूट रिश्तों को भी समझना होगा। उसके साथ साथ इन परिवर्तनों को भी सूक्ष्मता से जो है विवेचित करना होगा। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से आदिकाल की हिंदी को सबसे पहले की जो पुरानी भाषा थी यानी कि अपभ्रंश, इससे अलग करके समझने के लिए हमें इनके बीच के इस ना टूटने वाला ये जो गहरा रिश्ता है इसको हमें समझना होगा। और इसके साथ ही भाषा में जो भी छोटे छोटे बदलाव हुए हैं उन्हें भी बहुत बारीकी से और ध्यान से देखकर जो है समझना होगा। तो इस तरह जो है हमने इस चैप्टर की प्रस्तावना देख ली। आगे अब देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक, आदिकाल का स्वरूप एवं महत्व। आदिकाल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी साहित्य धारा का वह प्रारंभिक या पहला कालखंड होता है जहाँ से उसकी जो है शुरुआत होती है। यूँ आदिकाल के वास्तविक रूप को जान लेना सहज नहीं है, किंतु भारतीय चिंतन धारा के उस महत्वपूर्ण काल के रूप में इसे जाना जा सकता है जहाँ परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ साहित्य में जो है देखा जा सकता है। तो यहाँ ये बताया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आदिकाल जो है वो किसी भी भाषा या साहित्य का सबसे पहला समय होता है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। वैसे तो ये जो शुरुआती समय है, असली रूप को पूरी तरह से समझना इसका जो है वो आसान नहीं होता, लेकिन हम इसे भारत की सोच के एक ऐसे ज़रूरी समय के रूप में समझ सकते हैं जहाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग और उल्टी बातें जो हैं वो साहित्य में हमें एक साथ देखने को मिले। राजनीतिक उथल पुथल, विदेशी आक्रमण तथा दो संस्कृतियों के मिलन का परिवेश वहाँ होता है। अशांति और बिखराव से छिन्न भिन्न सामाजिक स्थिति, विविध धर्म, संप्रदाय एवं दर्शनों का फैलता प्रभुत्व भी जो है वहाँ है। जनसामान्य को आकर्षित, भ्रमित करके टोने टोटके, तंत्र मंत्र तथा जादू चमत्कार और जैन, वैष्णव, शैव, कापालिक, शाक्त, सिद्ध एवं नाथ आदि कई धार्मिक संप्रदायों की बहुत सी प्रवृत्तियां भी जो है इस युग के समग्र साहित्य में देखी जा सकती हैं, जिनमें अंतराल भी है और विरोध भी। तो ये यहाँ बताया गया कि ये जो समय है आदिकाल, इसकी पहचान ये है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा उस समय जो है उथल पुथल चल रही थी और बाहर से हमले हो रहे थे। साथ ही साथ दो अलग अलग संस्कृतियाँ भी जो है वो आपस में मिल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई झगड़ों की वजह से जो समाज था वो बिखरा हुआ और टूटा हुआ था। और इसी समय क्या हुआ, अलग अलग धर्म
ग्रुप और तरह तरह की जो सोच है वो समाज पर अपना असर दिखाने लगी। इस समय जो आम लोग थे उनको अपनी तरफ खींचने और उलझाने वाले जो हैं टोने टोटके, तंत्र मंत्र और जादू चमत्कार, ये सब बहुत चल रहे थे। साथ ही साथ जैन, वैष्णव, शैव, कपालिक, सिद्ध और नाथ, इन जैसे कई धार्मिक ग्रुपों के जो है अलग अलग रंग हमें इस साहित्य में अच्छी तरह से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपस में भी कुछ जुड़ाव तो था ही, लेकिन फिर भी ये जो है एक दूसरे के विरोधी भी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि शायद ही भारत के पूरे इतिहास में ऐसा कोई समय हो जिसमें हमें इतने विरोधी और आपस में टकराने वाली बातें जो हैं वो एक साथ देखने को मिले। इस काल में एक तरफ तो संस्कृति के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभाव जो हैं वो प्रकट करते थे। अब क्या हुआ, ये जो समय था इसमें एक तरफ तो हमें संस्कृत के ऐसे ऐसे कवि देखने को मिले जिन्होंने क्या किया, बहुत ही भारी भरकम कविताएं लिखने का जो है एक रिकॉर्ड बनाया था, और दूसरी तरफ वो कवि थे अपभ्रंश भाषा के जो बहुत ही आसान और सीधी भाषा में, साथ ही साथ छोटे से शब्दों में जो है वो अपनी बातों को सामने रखने का काम करते थे। फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्भव इसी काल में हुआ था, और दूसरी ओर निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी जो है वो इसी काल में बोया गया। अब क्या हुआ, और यही वो समय था जिसमें धर्म और सोच के मामलों में भी हमें बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिमान गुरुओं का आना इसी समय हुआ। दूसरी तरफ जो संत पढ़े लिखे नहीं थे उनके ज्ञान के फैलने की शुरुआत जो है वो भी इसी समय में हमें देखने को मिलती है। यूँ तो हिंदी साहित्य के विकास की शुरुआत भी यहीं से देखी जाती है, किंतु साथ ही परवर्ती हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों, काव्य शैलियों आदि का उद्गम स्थल भी जो है यही माना जाता है। अब वैसे तो क्या है कि हिंदी साहित्य के बढ़ने की जो शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही बाद के समय में लिखी गई हिंदी कविताओं के जो तरीके थे और उनकी शैलियाँ थी, उनकी भी शुरुआत जो है हम इसी काल में देखते हैं। इस युग के साहित्य में भाषा की दृष्टि से हिंदी के आदि रूप की जानकारी मिलती है, और भाव की दृष्टि से हम इसमें आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रारंभिक रूप को जो है देख सकते हैं। और ये जो समय था, इस समय के साहित्य को देखकर हमें ये पता चलता है कि भाषा के हिसाब से हिंदी अपने शुरुआती दिनों में कैसी थी। और अगर हम भावनाओं की बात करें तो आज के समय तक कविताओं में जो भी बातें हमें दिखाई देती है उन सभी की शुरुआत जो है वो हमें इसी समय यानी कि आदिकाल में ही देखने को जो है वो मिल जाती हैं। काव्य रूपों के प्रयोग की दृष्टि से भी इस काल के साहित्य का जो है महत्व है, यानी जो कविताएं लिखने के अलग अलग तरीके हुए उसके हिसाब से भी ये जो समय था ये अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है। भाषा की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज जो हैं वो खोजे जा सकते हैं। यानी अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा के हिसाब से भी इस समय जो भी साहित्य लिखा गया वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आगे चलकर आने वाला जो समय हुआ जैसे भक्ति काल, रीति काल या फिर कहें आदि काल, इन सभी की कविताओं में जो भी हमें मुख्य बातें दिखाई देती हैं उन सब की शुरुआत या कहें कि उनके शुरुआती बीज जो हैं वो हमें इसी काल में जो है देखने को मिलते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वह सभी रूप जो परवर्ती काल में प्रयुक्त हुए यहाँ अपने आदि रूप में जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि कविता लिखने के जो स्टाइल होते हैं उनकी बात करें तो बाद के समय में इस्तेमाल होने वाले वो सारे स्टाइल जो हैं उन सब की शुरुआत भी हमें जो है आदि काल में ही देखने को मिल जाती है। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में जो है मिलता है।
तो यहाँ पे बताया गया डॉक्टर नगेंद्र जो थे, इनकी रचना थी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने बताया कि इस समय की जो भगवान से जुड़ी बातें थी या फिर जो श्रृंगारिक रचनाएं थी और जो वीरता यानी कि बहादुरी वाली बातें थी, ये सभी आगे चलकर जो है हमें बाद के साहित्यों में भी देखने को मिल जाती हैं। इस युग के सिद्धों और नाथों का प्रभाव भक्ति काल में कबीर आदि संतों कवियों पर भी जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यहाँ बताया गया कि इस युग में जो हमें सिद्ध और नाथ कवि देखने को मिले, इनका असर हमें आगे जाकर भक्ति काल के एक कवि रहे कबीरदास और इनके अलावा भी जो संत कवि रहे, उन सभी पर हमने नाथ और सिद्धों का ये जो असर है वो दिखाई देता है। यदि कबीर आदि निर्गुण मतावादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका जो है वो सीधा संबंध है। तो यहाँ ये बताया कि अगर हम कबीर जैसे जो कि निर्गुणवादी थे यानी कि बिना मूर्ति पूजा के भगवान को मानने वाले संतों की बातों को ऊपर से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी है, यानी इसका जो कनेक्शन है वो हमें बौद्ध धर्म के जो आखिरी सिद्ध हुए और नाथों के जो योगी हुए उनके पदों और भजनों में जो है देखने को मिलता है। वह ही पद, वह ही राग रागनियाँ, वह ही दोहे, वह ही चौपाइयाँ कबीर आदि के व्यवहार की हैं जो उक्त मत के मानने वाले उनके परवर्ती संतों ने की। क्या भाव, क्या भाषा तथा अलंकार, क्या छंद, क्या परिभाषिक शब्द, सर्वत्र वह ही कबीरदास के जो है मार्गदर्शक हैं। तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हिंदी साहित्य की भूमिका में। यहाँ बताया कि कबीरदास और इनके साथ के कवियों ने क्या किया, अपनी बात को कहने के लिए उन्हीं पदों, राग रागनियों, दोहों और चौपाइयों का इस्तेमाल किया जो उनसे पहले के संतों ने अपने विचार को बताने के लिए किया था। फिर आगे ये बताया गया कि चाहे मन की भावनाएं हो, भाषा हो या फिर सजाने वाले शब्द जैसे कि अलंकार हो और छंद हो, इन सभी को जो है हर जगह इन पुराने संतों ने ही कबीर जी को आगे बढ़ाने का जो है रास्ता दिखाया। यानी कि ये सभी चीज़ें जो है हमें पहले के संतों यानी आदिकाल में जो सिद्ध और नाथ थे उनमें देखने को मिलती थी और इन्हीं को आगे बढ़ाने का काम जो है कबीरदास ने किया भक्ति काल में। तो इस तरह जो है हमारा ये टॉपिक यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपभ्रंश का स्वरूप और विकास। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।